आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, आज के जो हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये सामने जो मैप बना हुआ है इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक एक चीज़ अभी इसमें एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, आपको बता दें, हमारे भारत में हिमालय श्रेणियाँ और विंध्याचल श्रेणियाँ, ध्यान दीजिएगा, हमारे पूरे भारत में अगर आप उत्तर से दक्षिण देखोगे, पूर्व से पश्चिम देखोगे, तो हमारे भारत में ऊपर का अगर देखा जाए उत्तरी क्षेत्र में हिमालय श्रेणी और मध्य क्षेत्र में विंध्याचल श्रेणी के बीच में एक विशाल मैदान है जिसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बोला जाता है। हमने अभी तक अपने पूरे के पूरे मैदानी क्षेत्र को, मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या, एक समतल भाग जहां पर नदियों का जो बहाव होता है वह मंद हो जाता है, और नदियों का बहाव मंद हो जाने की वजह से अत्यधिक मात्रा में अगल बगल में एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है, जलोढ़ डिपॉजिट होता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण वह क्षेत्र और ज्यादा समतल होता जाता है। नतीजा हमें एक मैदानी क्षेत्र की प्राप्ति होती है। हम अगर अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में जितना भी हमारा मैदानी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र 4 भागों में बटा हुआ है। अब वो 4 भागों में क्या क्या है? सबसे पहले पंजाब और हरियाणा का मैदान क्षेत्र, राजस्थान का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। हमारे देश में एक बहुत बड़ी नदी का विस्तार है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और हिंदी में इसका प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यहां पर भी आपको बता दूं, थोड़ा बहुत हिंदी तो जानता ही हूं मैं। ब्रह्मपुत्र को किसकी संज्ञा दी जाती है? पुल्लिंग की संज्ञा दी जाती है। और ये जो नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील और जिसके निकट है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का पानी रिस रिस कर जाता है मानसरोवर झील में, और मानसरोवर झील से यह पूर्व की ओर बहती है, इसका ढाल पूर्व की ओर है, और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग या फिर आप बोल सकते हो नामचा बरुआ पर्वत के पहले से यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अब यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यह बताना जरूरी है कि जैसे कि हमारा उत्तर पूर्व का इलाका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर जब हमारे भारत की प्लेट गोंडवाना धरती से टूटकर और आगे जब लॉरेशिया से टकराई थी तो उस समय क्या हुआ? उस समय हमारे भारत में एक उच्चावच का निर्माण हुआ। हमारे भारत के प्लेट के ऊपर की जो परपटी है, क्योंकि आगे एक बहुत मजबूत तिब्बत का पठार जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है इंतजार कर रहा था उस प्लेट का, और जैसे ही वो प्लेट टकराई, प्लेट टकराने के बाद ऊपर का हिस्सा उठा, नतीजा हमारे भारत में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और वह एक चाप के आकार का बना, चाप के आकार का, कुछ ऐसे। अगर हम बात करें अपना जम्मू कश्मीर इलाके से, तो जैसे ये उत्तर में है हमारा, ये यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर इलाका है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यूके उत्तराखंड, और यहाँ पे जो है नेपाल, और यहाँ पे जो है सिक्किम, और ये भूटान, और एपी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो है नागालैंड, और यहाँ पे मणिपुर, और यहाँ पे जो है मिजोरम, और यहाँ पे कहीं त्रिपुरा, और यहाँ पे कहीं मेघालय, और यहाँ पे कहीं असम। एक ग्राफ के माध्यम से मैं बता रहा हूं, जब हमारे भारत की प्लेट आगे लॉरेशिया में टकराई तो एक चाप के आकार की आकृति ऊंचावच का निर्माण हुआ, और हमारे भारत में और चाइना में भी बोल सकते हो आप, तिब्बत में भी बोल सकते हो, एक बहुत बड़े पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे हम बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। जब हमारा भारत आगे टकराया तो वहां पर उसका कौन इंतजार कर रहा था? तिब्बत का पठार, जो कि किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट, एक बहुत मजबूत पठार जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, एक बहुत मजबूत पठार जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, उसकी वजह से हमारे भारत में ऊंचावच का निर्माण हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जिस तरीके से तिब्बत का पठार का और हमारे भारतीय प्लेट का दबाव के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ, आगे चल के यही श्रृंखला ने एक दक्षिण की तरफ तीव्र ढाल ले लिया। ये यहां पे देखिए तीव्र ढाल,
जिसको बोलते हैं क्या, सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। कहीं पर भी पर्वत श्रृंखला अगर एकदम से तीव्र ढाल ले ले तो उसी को क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। और हमारे भारत में सिंटेक्सियल बेंड कहां देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश नामचा बरुआ के पास। यहां पे कहीं कौन सा हमारा पर्वत है, नामचा बरुआ। ध्यान दीजिएगा, यहां से सिंटेक्सियल बेंड है, यहां पर हिमालय श्रेणी ने एकदम दक्षिण की तरफ तीव्र ढाल लिया हुआ है। आए समझ में यहां तक। और इसी के बीच में, क्योंकि ये जो सिंटेक्सियल बेंड है, यहां से पूर्व से लगातार प्रेशर आ रहा था म्यांमार प्लेट का। म्यांमार प्लेट का नतीजा क्या हुआ कि इसने यहां पर भी एक चाप का आकार बनाया और यहां की जो भूमि थी उसका ऊंचा वच का निर्माण हुआ और वो भी वहां पर एक पर्वत श्रृंखला बन गई, जैसे नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी। और यहां पर मेघालय में, जो हमारे मेघालय के पठार की पुरानी धरती थी, ये पर्वत जाके उस पुरानी धरती से जाके जुड़ गया और यहीं पर कहलाया गोंडवाना हिमालय। ध्यान दीजिएगा, एक आजकल एक टर्म बड़ा पूछा जा रहा है एग्जाम में, गोंडवाना हिमालय। और गोंडवाना हिमालय कहाँ मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, जब हमारे भारत की पुराने प्लेट यानी पुराने पर्वत नए पर्वत से मिलेंगे और मिलने के बाद एक दूसरे पर्वत का निर्माण करेंगे, वही होगा हमारा गोंडवाना हिमालय। गोंडवाना मतलब पुरानी धरती और हिमालय मतलब नया। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेघालय क्षेत्र में, गारो खासी जयंती है। और नतीजा क्या हुआ, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी ये इधर मानसरोवर झील से सीधे पूर्व पश्चिम की तरफ और अरब सागर में जाके गिरती थी, उस नदी ने अपना धीरे धीरे रुख बदला। भारत की प्लेट टकराने के बाद उस नदी ने अपना रुख बदला और उसका धीरे धीरे जो बहाव है वह किस तरफ हो गया, सीधे दक्षिण की ओर हो गया और बंगाल की खाड़ी में वह गिरने लगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी तो बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण किया। सवाल ये उठता है कि नदी तो तभी डेल्टा का निर्माण करेगी जब वह मैदानी क्षेत्र में बहेगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में ही वह धीरे धीरे अवसाद इकट्ठा करती है और जमा करती है, इकट्ठा करती है और जमा करती है। लेकिन हम बात करें कि देखिए, जब हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का जो पानी सीधे मानसरोवर झील में आता है, ठीक है, मानसरोवर झील में आता है, तो क्या होता है, वहां से ये नदी बहती है और तिब्बत में बहते बहते इसका जो ढाल है वह सीधे किसकी तरफ है बताइए, पूर्व की तरफ। यानी जब ये मानसरोवर झील से निकलती है तो पूर्व की तरफ जाती है और पूर्व की तरफ जाने के बाद ये पर्वतों से होते हुए जाती है, अच्छा खासा पर्वतों का कटाव करती है, पत्थरों का कटाव करती है, बालू का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द पहाड़ी क्षेत्र इसको मिल रहा है। और जैसे ही ये यहाँ पर दिहांग दर्रे से नामचा बरुआ के पास, यहाँ पे कहीं नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ के पास जब यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको पहाड़ी क्षेत्र मिलता है जहां पर इसकी जो ढाल होती है वो बहुत तीव्र होती है और ढाल तीव्र की वजह से अच्छा खासा चट्टानों का, पर्वतों का कटाव होता है, पत्थरों का कटाव होता है, बालू का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही ये असम क्षेत्र में घुसती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये असम क्षेत्र में घुसती है, असम क्षेत्र में घुसने के बाद असम से ही यहां पर मैदानी क्षेत्र प्राप्त होता है। नतीजा क्या, मैदानी क्षेत्र में जितना ज्यादा विस्तार होता है उतना ज्यादा अवसाद इकट्ठा करने का मौका मिलता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तो बहुत पहले से बह रही है और 12मासी नदी है, लगातार अवसाद बहाने के वजह से इसने बना दिया ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच माजुली द्वीप। अवसाद इकट्ठा करने की वजह से नदी के ही बीच में बन गया माजुली द्वीप। और यहां पर प्रश्न बन गया कि माजुली द्वीप जो नदी के बीच में है वो कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर है? असम में। और आपको बताते जब हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में और 1950 के डेटा के हिसाब से ये जो माजुली द्वीप है, ये जो माजुली द्वीप है, इसका जो क्षेत्रफल है माजुली का वो लगभग था 1000 वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको बता दें जब ये लगातार पानी आ रहा है, लगातार अवसाद आ रहा है, तराई क्षेत्र खादर क्षेत्र से, तराई क्षेत्र खादर क्षेत्र से बहता हुआ पानी आ रहा है, अपने साथ इतनी अत्यधिक मात्रा में जलोढ़ ला रहा है। नतीजा, और जब भी नदियां उफान में आती हैं, बाढ़ क्षेत्र को भी क्रॉस कर जाती है, लगातार बारिश की वजह से जब नदियां उफान में आती हैं तो उन्होंने क्या किया, इसी माजुली द्वीप का कटाव करना शुरू कर दिया। भाई सीधी सी बात है, अगर नदियां उफान में आएंगी
और उसके संपर्क में अगर कोई कगर आएगा तो पानी तो उसे काटेगा ही। 1950 में माजुली द्वीप का जो क्षेत्रफल था वह 1000 वर्ग किलोमीटर था। आज अगर इसकी बात करें तो यह मात्र 400 वर्ग किलोमीटर में सिमट के रह गया है। सोचिए, इतना ज़्यादा इसने जो है कटाव कर दिया है। और आपको बता दें, यहाँ के जो लोग हैं हर 4 साल 5 साल बाद ये लोग शिफ्ट करते हैं अपना घर। क्यों? क्योंकि जब नदी बारिश की वजह से बाढ़ में आती है, उफान में आती है, कटाव कर देती है, जिसकी वजह से उनके घर तहस नहस हो जाते हैं। हर साल किसी न किसी गांव में यह तबाही मचाती है। कहीं पर अगर यह अवसाद को इकट्ठा भी कर रही है तो कहीं पर यह अवसाद को काट भी रही है। यानी आप बोल सकते हो कि जमीन का निर्माण भी कर रही है लेकिन कटाव भी कर रही है, यह चीज है। और अब असम में जहां जहां यह बहती है, आपको बता दें इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। चौड़ाई होने की वजह से अत्यधिक जमावड़ा होता है अवसाद का। सबसे बड़ी बात यह है कि असम क्षेत्र में इसको मैदानी क्षेत्र मिलता है, लेकिन असम क्षेत्र की बात की जाए तो असम के तीनों तरफ पर्वतीय क्षेत्र मिलता है। और जितना जितना ये असम में बहती जाती है उतना उतना मैदान का निर्माण बहुत पहले से करती आ रही है। नतीजा आज हमको असम में एक समतल क्षेत्र देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आज हमारे इंडियन रेलवे का विस्तार असम तक है। अरुणाचल प्रदेश एक पूरा पर्वतीय राज्य बोल सकते हो, नागालैंड पर्वतीय राज्य, वहां तक अभी ट्रेनों का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन असम क्षेत्र तक हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खासा मैदान है। और उसके बाद बात करें, खाली ब्रह्मपुत्र ही नहीं, आगे चल के छोटी बड़ी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों ने इस मैदानी क्षेत्र का जो है निर्माण किया है। आपको बता दें, क्योंकि छोटी बड़ी हर नदियों ने जब वह तराई क्षेत्र से बह रही हैं तो उन्होंने अच्छा खासा अवसाद यहां पर लाके जमा कर दिया है। जैसे मैं नदी की बात करूं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत में बह रही है तो इसको बोला जाता है सांगपो, और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इसको दिहांग बोला जाता है। दिहांग एक नदी है जो इसमें आके जुड़ती है। उसके बाद दिबांग एक नदी है जो इसमें आके जुड़ती है। लोहित एक नदी है जो इसमें आके जुड़ती है। आगे अगर बात करें तो जैसे सुबांसरी नदी मिलती है, मानस नदी मिलती है, इधर से धनसरी नदी मिलती है, कपिली नदी मिलती है, मानस नदी मिलती है, संकोच नदी मिलती है, रैडाक नदी मिलती है, जलढाका नदी मिलती है, तीस्ता नदी मिलती है। इतनी सारी नदी मिलने के बाद एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। और इतना ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कि यहाँ पर असम में अत्यधिक मात्रा में खेती की जाती है। आप बोल सकते हो कि जो असम का है, असम के 37.73% क्षेत्र में अत्यधिक खेती होती है। जितना भी असम है, असम के 37.73% के क्षेत्र में अत्यधिक खेती होती है। और वो अत्यधिक खेती इसी वजह से हो रही है कि ब्रह्मपुत्र द्वारा अच्छा खासा मैदान बनाया गया है। और इतना ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, आप ये समझिएगा, इतना ज़्यादा उपजाऊ मैदान है कि यहीं पर ही तिलहन की खेती, गन्ने की खेती, अत्यधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी के चावल की खेती, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर रही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बताया आपने। यहां पर क्योंकि अच्छा खासा जलोढ़ इकट्ठा हो रहा है, कचरा इकट्ठा हो रहा है, जंगलों से जो कचरा निकल रहा है वो इकट्ठा हो रहा है। यानी हमारे असम के क्षेत्र में एक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है और वहां पर जो मिट्टी है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अगर हम बात करें अपने भारत की, भारत में पूरा मैदानी क्षेत्र है, और जहां पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है? जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। इसका मतलब हमारे असम में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। तीन तरफ से पर्वतों से घिरे होने के बावजूद भी जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। क्यों भैया? क्योंकि एक बहुत बड़ी नदी उस मैदान का निर्माण कर रही है और उसकी सहायक नदियां मैदान का निर्माण कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आओ देखते हैं तीन तरफ से कहां पे है। देखिए, ये जैसे नदी जा रही है, ये यहां से गई। अगर ऊपर में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ है, इधर नागालैंड में पहाड़ है, मणिपुर में पहाड़ है, त्रिपुरा मिजोरम में पहाड़ है। तीनों तरफ से पहाड़ घिरे हुए हैं। ये ऐसे करके दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ये असम है, ये तीन तरफ से पहाड़ घिरे हुए हैं ना। ये देखिए, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, और इधर क्या बोलते हैं, भूटान, और अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणिपुर, और इधर मिजोरम, त्रिपुरा, और यहां से ये नदी बह के नीचे चली जाती है। जहां जहां तीनों साइड पर्वत है, इसके जहां जहां पर ये पर्वत है, जहां जहां पर आप समझ सकते हो तीन साइड से पर्वत से घिरा हुआ है, वहां पे लाल और पीली मिट्टी पाई जा रही है। कौन सी?
लाल और पीली मिट्टी। अच्छा, कोई मिट्टी अगर लाल है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, तभी तो वह लाल है। और आयरन ऑक्साइड की मात्रा जहाँ पे होती है वहाँ पर चाय और कॉफ़ी उगाना ज़्यादा अच्छा होता है। यही कारण है कि हमारे मेघालय क्षेत्र में, असम के उत्तरी क्षेत्र में, बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में, नागालैंड के उत्तरी क्षेत्र में उत्तम क्वालिटी की चाय और कॉफ़ी होती है। लेकिन अगर हम असम की बात करें तो असम में उत्तम क्वालिटी की सुपारी, उत्तम क्वालिटी का पान, उत्तम क्वालिटी का जैसे चावल है, गेहूं है, तिलहन है, गन्ना है, ये सब होता है। और जहां जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी ने जलोढ़ को इकट्ठा कर दिया है और वो जलोढ़ जहां पर दलदली क्षेत्र बन गया है वहां पे मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे असम क्षेत्र, मेघालय क्षेत्र और उत्तरी बंगाल क्षेत्र में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। और इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है मौसीन राम, जहाँ पर विश्व की अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, 1000 सेंटीमीटर वर्षा। और यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया, कि विश्व में अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो विश्व में अत्यधिक वर्षा मौसीन राम, और मौसीन राम 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। चेरापूंजी का भी नाम आप कर सकते हो, वो इसी इलाके में है। अब क्योंकि जी भारत अत्यधिक वर्षा की वजह से यहाँ की वनस्पति सदाबहार हरे भरे वन की जैसे हो गई है। अब सदाबहार हरे भरे वन, इसका मतलब जमीन क्या है, गीली है, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जा रहे हैं। उत्तम क्वालिटी की कॉफी, कोको, कहवा और नारियल, जूट का उत्पादन होता है। नगदी फसल ज्यादा होती है और नगदी फसल ज्यादा होने की वजह से यहां पर अत्यधिक निर्यात होता है, जो कि आर्थिक संपन्न बनाता है यहां के किसानों को। जी, नगदी फसल का मतलब होता है जिसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं होता, काट के तुरंत बेच दो। कौन सी फसल होती है? गन्ना, काट के तुरंत बेच दो। कपास, काट के तुरंत बेच दो। कॉफी, चाय, काटो और बेचो, व्यापार के लिए जो इस्तेमाल होती है। गेहूं को हम नगदी फसल नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि खाने के लिए और आपके व्यापार के लिए इस्तेमाल तो होती है, लेकिन खाने के लिए अत्यधिक इस्तेमाल होती है ना। जैसे आपका नारियल है, नगदी फसल है, तुरंत काटो और बेच दो, इनको बोलते हैं नगदी फसल। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी नगदी फसल नहीं है या नगदी फसल है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें ज्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आपने काटा तुरंत मंडी दिखाया, वो है नगदी फसल। और जिसमें ज्यादा प्रोसेस की जरूरत है वो नगदी फसल नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो जो व्यापारिक दृष्टि से उगाई जाती है फसल, वो कौन सी है? नगदी फसल। ओके, यहां पर अगर बात करें तो जहां जहां पर हमारे हिमालय ने बेंड हुआ है, दबा है, प्रेशराइज हुआ है, वहां पर रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। बड़े बड़े बोल्डर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में देखने को मिलेंगे। जैसे ही असम क्षेत्र में घुसती है, जमीन एकदम भुरभुरी हो जाती है और जमीन की जल धारण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि असम का क्षेत्र बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र है, अत्यधिक उपजाऊ, अनेकों प्रकार की यहां पर खेती होती है। जहां पर पीली मिट्टी है और पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर सीढ़ी नुमा खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती। और इन पर्वतों में क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ जाती है, तो इन पर्वतों में सीढ़ीदार जो खेती होती है उसमें चाय और कॉफी उगाना ज्यादा आसान होता है। हमारा असम, मेघालय, बंगाल बहुत पुराने समय से भी, प्राचीन समय से भी चाय और कॉफी के लिए जाना जाता है। इसका यहां पर निर्यात हुआ करता था, आज भी निर्यात होता है। कई प्रकार के बड़े बड़े पत्तल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका आर्थिक रूप से पत्तल बना के उनको बेचा जाता है। ये चीज है। बोडो जनजाति का निवास है यहां पर, असम में बोडो जनजाति का निवास है और बोडो जनजाति यहां पर खेती करती है, आर्थिक अपने आप को संपन्न बनाती है। यहां पर अगर बात करें तो आगे चल के यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा इसमें मिलती है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट राज्य से बराक नदी, जो आगे चल के सूरमा जिसका नाम है, कहने के बाद ये मिलती है और मेघना का निर्माण करती है और यहाँ पर अंत में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए विलीन हो जाती है। और ये जो डेल्टा बनाती है यही है हमारा सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आया समझ में?
यहां पर एक प्रश्न आया कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का जो डेल्टा है वह किन नदियों द्वारा बना है। तो आप चाहे एक नदी का नाम ले लो, चाहे दो नदी का नाम ले लो, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी देखिएगा कि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहां से गंगा नदी आ रही है, यहां से बराक नदी आ रही है। इन तीनों मुख्य नदियों ने यहां पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किया है, जो कि कहां पे बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में। अब क्योंकि डेल्टा मतलब अपने साथ जितना अवसाद इकट्ठा करके ला रही है यहीं पे जमा कर देती हैं, और जमा करने के बाद वहां पर एक भूमि का निर्माण होता है, दलदली भूमि का निर्माण होता है। यही कारण है कि इस दलदली भूमि में उत्तम क्वालिटी का मैंग्रोव वन पाया जाता है। कौन सा वन? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, और सागौन, उत्तम क्वालिटी का सागौन यहां पर। और असम क्षेत्र में जहां जहां से यह नदी गई है, नदी के अगल बगल उत्तम क्वालिटी का बांस भी उत्पन्न होता है। और आप देखेंगे असम में घर बनाने के लिए, टेम्परेरी घर बनाने के लिए बांस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि बांस एक ऐसी लकड़ी होती है जो पानी में डूबी भी रहेगी तो भी कई दिन तक खराब नहीं होती है। जहां जहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी गई है उसके अगल बगल, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में पानी भर जाता है, इसीलिए ये लोग जमीन से कुछ ऊंचाई पे घर बनाते हैं। जमीन में पोल गाड़ देंगे, लकड़ी के पोल गाड़ देंगे, उसके ऊपर फिर प्लेन करेंगे, फिर उसके ऊपर घर बनाएंगे। यानी कभी अगर बाढ़ का पानी आया भी तो कम से कम उनका जो घर है उससे ऊपर रहे। जैसा कि मैंने बात किया ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ के जमाव की वजह से बहुत पहले से जो जमाव होता जा रहा है, एक माजुली द्वीप का निर्माण हुआ। और माजुली द्वीप एक जिला भी है आसाम का, वो इतना बड़ा था कि उसको जिला घोषित कर दिया गया, बकायदा वहां पर ग्राम पंचायत भी है। लेकिन लगातार ब्रह्मपुत्र का एक विशाल रूप देखते हुए, जैसे फ्लड आता है, बाढ़ आती है तो कटाव करती है। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जब एकदम उफान में होती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है। ये सब कुछ बहा के ले जाना ही तो जलोढ़ होता है। कहीं पर अगर नदी जलोढ़ इकट्ठा कर रही है तो कहीं से कटाव भी कर रही है। 1950 के समय में इसका जो क्षेत्र था 1000 वर्ग, अब देखिए कटाव के कारण, यानी आपने देखा कि कितनी तबाही मचाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, कितना तबाही मचाती है। आपको बता दें, जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान में होती है तो इसमें नाव चलाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इतनी गहरी नदी है और इतनी चौड़ी नदी है, तो इसमें वाटरवे नेशनल हाईवे बनाया गया। क्या बनाया गया? वाटरवे नेशनल हाईवे। और वाटरवे नेशनल हाईवे मतलब कि पानी में बड़ी बड़ी नाव चलना, यातायात के लिए इस्तेमाल करना। अब क्योंकि ये गहरा भी है और चौड़ा भी है, इसीलिए इसको नेशनल हाईवे, वाटरवे नेशनल हाईवे बनाया गया। लेकिन कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। तो यहां पर हम बोल सकते हैं वाटरवे NH। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। तो पहला कौन सा है? पहला गंगा नदी पे है। पहला कौन सा है? गंगा नदी पे। और दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। आए समझ में? अब क्योंकि यह अपने अगल बगल के क्षेत्र को मैदानी तो बना रही है, लेकिन सिंचित भी बहुत अच्छा कर रही है, तो यहां पर आपने देखा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे है। मानस अभ्यारण्य इसी नदी के किनारे है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और किसके लिए जाना जाता है? एक सींग का गैंडा के लिए। एक सींग का गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। मानस भी इसी में है। काजीरंगा बाद में है, मानस पहले है। अगर इधर से देखेंगे पहले मानस है फिर काजीरंगा, इसी के अगल बगल। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र इसलिए है क्योंकि जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। सबसे ज्यादा किसकी खेती हो रही है? नगदी फसलों की, जैसे चाय, कोको, गन्ना, कपास भी होता है यहाँ पे, जूट, अत्यधिक मात्रा में जूट यही होता है। अच्छा, वन की बात करें तो कैसे है? सदाबहार हरे भरे वन। पत्ती कैसी है? चौड़ी है। तने कैसे हैं? मोटे हैं। दलदली जमीन पाई जा रही है। और आपको बता दें, क्योंकि यह जो असम का क्षेत्र है यह बहुत पुराना क्षेत्र है, तो कहीं कहीं पर क्रूड ऑयल का भंडार भी पाया जाता है। डिब्रूगढ़ में जैसे हमारी रिफाइनरी है ना, रिफाइनरी, गैस का भंडार भी यहां पर पाया जाता है। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है हमारा असम। और यहां पर अगर बात करें, ये जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यहां पे अगर बात करें तो ये कितने देशों से घिरा हुआ है? देखिए, पूर्व में कौन सा है? म्यांमार। इधर क्या है? बांग्लादेश। इधर क्या है? भूटान।
इधर क्या है नेपाल, और ऊपर क्या है तिब्बत यानी क्या चीन। आया समझ में? ये भी पूछ सकता है। क्लियर है? अगर इस मैदान की लंबाई की बात करें, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय ढाल से असम में आती है, यहां पर इसको ढाल बड़ी मंद मिलती है, यहां पे ढाल इसको बड़ी मंद मिलती है, और यहां पर जो ढाल के बाद ये मंद मिल रही है और अगल बगल ये जो जलोढ़ इकट्ठा कर रही है, उस जलोढ़ को बोला जाता है क्या? बील। क्या बोला जाता है? बील। असम में क्या बोला जा रहा है? बील। तो अगर बोल दें कि बील क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जमा किया गया जलोढ़। ये बील एक भाषा शब्द, असमी भाषा शब्द है जो असम में इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में? ये चीज है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।